ऐसा हो जो रोजगार परक शिक्षा को बढ़ावा दे। बिल्कुल, ये तो होना ही चाहिए। बहुत बहुत स्वागत है नवल जी आपका सबसे पहले तो। थैंक यू बहुत बहुत बधाई। 2-3 दिनों के प्रयास के बाद हम लोग मिल पाए। जी जी जी। और ये जानना जरूरी है आज की तारीख में कि बिहार में आप लोग हैं और कोरोना बहुत फैला हुआ है, तो आप लोग सब लोग स्वस्थ हैं? निश्चित रूप से एकदम स्वस्थ हैं और बिहार के लोग भी स्वस्थ हैं। बीमारी किसी किसी को होता है, सबों को कभी दुनिया में नहीं हुआ है, आज भी नहीं हो रहा है। दहशत थोड़ा ज्यादा हो गया है, बीमार सब नहीं हो गए, दहशत में सब हो गए। आंकड़े बहुत आपकी बात के साथ आंकड़े मैच नहीं करते हैं। आंकड़े बताते हैं कि बहुत लोग बीमार हो रहे हैं। देखिए अभी भी देश में 25 लाख हो चुके, 7 लाख के करीब तो एक्टिव पेशेंट्स हैं, और ये भी तब जब आपकी महज 2-2.5 करोड़ लोगों की जांच हुई है। तो बीमारी कम होने का नाम नहीं ले रही, इसलिए चिंता का विषय है। नहीं, चिंता का विषय तो मानव जाति पर अगर एक कहीं उंगली भी दर्द होता है तो उसके लिए चिंता का विषय है, लेकिन चिंता का विषय यह नहीं है कि पूरा भारत खत्म हो गया है या पूरा बिहार खत्म हो गया। यह बात नेगेटिव बात सोचने की बहुत जरूरत नहीं है। ये नहीं, वो तो बिल्कुल, वो तो आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि ये तो नेगेटिव सोच की बात नहीं है, परिस्थिति का आकलन करके उसकी व्यवस्था करने की बात है। निश्चित रूप से व्यवस्था हो रहे हैं। देखिए, जब जब प्रकृति आपदा आते हैं तब तब इस तरह का प्रॉब्लम होता है। जब तक हम सोचते हैं तब तक आपदा भी खत्म हो जाता है और तब तक उसके व्यवस्था भी करते हैं। किसी आपदा का इंतजाम पहले से नहीं होता, जब आपदा आता है तभी उसके इंतजाम होते हैं। सरकार उसका इंतजाम कर रही। बिहार में चुनाव की तैयारियां शुरू हो गई हैं, कोरोना कम नहीं हो रहा, बाढ़ की महामारी, बाढ़ अलग बीमारी के तौर पे आ रही है। WHO कह रहा है कि सितंबर अक्टूबर में बिहार में सबसे ज्यादा कोरोना के लोग बीमार होंगे। WHO को जब इतना ही जानकारी थी पहले से, तो पहले से क्यों नहीं कहा था? दवाई की बात क्यों नहीं किया था? भविष्य वक्ता है क्या WHO? अरे हमारे यहाँ तो सावन भादों में इस तरह भी इन्फ्लुएंजा होता है। 2 महीना ये डॉक्टर का सीजन कहा गया है, डिस्पेंसरी का सीजन कहा गया है, वही सीजन है। WHO क्या कहेंगे? WHO बिहार को चला रहे हैं। बिहार के गांवों को WHO जानते हैं। ये सड़क पर घूमने वाले बिहार के गांवों को और भारत के गांव और पगडंडियों को एनालिसिस नहीं करते। मुट्ठी भर लोग को परसेंटेज निकाल के बात करने वाले लोग गांव को समझते नहीं है। आज भी गांव में कोई कोरोना नहीं है। मैं अभी गांव से, जब आपका लिंक आया था, नहीं, मैं बताता हूँ नवल जी, मैं बताता हूँ। 4 दिन पहले मेरे गांव में 70 लोगों की जांच हुई, जिसमें से 9 लोगों को कोरोना निकला। तो आपकी इस बात से मैं इत्तेफाक नहीं रखता कि गांव में कोरोना नहीं है। कोरोना तो जहां भी देखिए। नहीं, आपको जरूरी नहीं है कि आप मेरे बात से इत्तेफाक रखिए, लेकिन हम तो गांव से ही आ रहे हैं। गांव में कहीं कुछ नहीं है, नथिंग, 0%। एक आध को कहीं किसी को निकल जाए, और जांच कीजिएगा तो इस जांच में जिसको कुछ नहीं है उसको भी पॉजिटिव निकल जा रहा है, जिसको है उसको भी नेगेटिव निकल जा रहा है। ये तो कोई बड़ी बात नहीं है। आप मान रहे हैं कि कोरोना बीमारी है ही नहीं? बीमारी है। बीमारी ऐसा नहीं है कि लोगों को मुंह बाके लपक लेगा, ऐसा नहीं है। जो जिसको हो रहा है सब। आपके विधायक की मौत हो गई सर। आप पहले डेथ रेट निकालिए ना, इस पीरियड का डेथ रेट क्या है। नहीं, हम लोग पढ़े लिखे लोग हैं। आज भी आप डेथ रेट आज का निकालिए और इसी समय का दूसरे साल में आप डेथ रेट निकालिए। आप कोई कंपैरिजन कीजिएगा कि आप लोगों को आतंकित करके, हम लोगों का काम है मार देना। तो आपको ये लग रहा है कि मीडिया में जो लोग कोरोना की बात कर रहे हैं वो आतंकित कर रहे हैं? मीडिया निश्चित रूप से, जो टीवी चैनल देखते हैं वो मुर्दाही हो गए हैं। घर में लोग टीवी देखना बंद कर दिए। वो तो आपका कॉन्फ्रेंस था इसलिए हमने बैठा है। टीवी का काम रह गया सिर्फ दुष्प्रचार करना, आतंकित करना, बलात्कार का केस को दिखलाना, फलना जगह से युद्ध हो गया, फलना जगह के माथा पर बम गिर गया। इसके अलावा कोई काम इस देश में कोई मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया कर रहा है क्या? लेकिन आप लोग उसके बिना रहते भी तो नहीं है नवल जी।
अरे हम तो समाज में है, जो रहेगा उसी में हमको चलाना है। हम लोकतांत्रिक देश के लोकतंत्र में विश्वास करने वाले लोग हैं। जो जैसा रहेगा उसी सैंपलिंग टेस्ट में हमको जीना है। हम नया समाज बना नहीं सकते। हम समाज को परिवर्तन और रूपांतरण करने वाले लोग हैं, उसमें हम लोग पहल करते हैं। नहीं, आप बात ठीक कह रहे हैं कि समाज आप नया नहीं बना सकते, लेकिन आपकी जिम्मेदारी बनती है कि समाज नया बने। और आप एक बात देखिए, मैं एक डेटा बताता हूं आपको। आप जो कह रहे हैं ना कि डेथ रेट्स, देखिए डेथ रेट्स की जो तुलना जब होती है ना, नवल जी आप तो प्रोफेसर हैं, आप तो मतलब आपसे मैं आपको समझाऊं ये तो उचित बिल्कुल नहीं है। और मैं इसलिए अपने कार्यक्रम में कहता हूं कि मैं बहस नहीं करता, मैं विमर्श करता हूं, क्योंकि विमर्श जरूरी है किसी भी चीज की रिजल्ट के लिए। ऐसा है नवल जी, जो परिस्थितियां हैं, जो पूरे दुनिया की परिस्थिति है, हमारे देश की जनसंख्या 130 करोड़ है। तो हम अगर डेथ रेट्स को इस तरीके से नापेंगे कि 130 करोड़ में, तो देखिए जनसंख्या तो वही रहेगी, मरने वाले की तादाद आज अगर कम है तो वो रेट्स कम दिखेगा। ये तो सिंपल मैथमेटिक्स है, इसमें तो कोई रॉकेट साइंस भी नहीं है। जैसे जैसे मरने वालों की तादाद बढ़ेगी वो रेट्स बढ़ते जाएंगे, ये तो हम लोग समझ रहे हैं, जनसंख्या तो वही है। मेरा प्रश्न ये आता है कि जान किसी की भी, चाहे वो एक जाए, चाहे दो जाए, चाहे चार जाए। अब आप देखिए ना, 50,000 लोग हिंदुस्तान में अभी तक मर चुके हैं, लगभग 50,000 लोग पिछले 6 महीने में। हम आपके बात से सहमत है, लेकिन पिछले 6 महीने में जिस पीरियड का 50,000 मौत की बात कर रहे हैं, वो पीछे के 3 साल का आप कंपेरिजन निकालिए कि क्या उस समय डेथ रेट 0 था? मौत तो होगा ही, जन्म तो होगा ही। ये तो नेचुरल फिनोमेना है कि जिसका शुरुआत हुए हैं उसका अंत होगा। लेकिन आप जबरदस्ती हर डेथ को कोरोना से जोड़ के आतंकित करना, मैं कहीं इसको वाजिब मैं नहीं समझता हूं। और डेथ रेट तो कंपेरिजन करने के लिए पीछे 3 साल का देखिए, जब ये 50,000 में, नवल जी इस 50,000 में वो लोग नहीं शामिल हैं जो किसी दूसरे माध्यम से मरे हैं, दूसरी बीमारियों से मरने वालों को नहीं शामिल किया गया है। आपके बिहार में जो करीब 1,000 से ज्यादा लोग बिजली गिरने से मर गए, वो इसमें नहीं शामिल हैं। नहीं, मैं जानता हूं, मैं मीडिया के मैं फ्रेंडली हूं और मैं एक एक चीजों पर मैं नजर रखता हूं। आप जितना नजर रखते हैं, मैं तो वही कह रहा था कि जब लॉकडाउन था, मैं बांस घाट पर गया था, पटना का डेड बॉडी जहां जलते हैं, हमारे सारे लोग परिचित हैं। मैंने पूछा कि क्या स्थिति, अभी तो तुम लोगों का पूरा कफन बिक रहा होगा। उसने कहा कि डेथ हो ही नहीं रहा है। जब अभी 11 बजे दिन में गए थे, बोला 150-200 डेड बॉडी आता था, अभी तक मात्र 14 डेड बॉडी आए हैं। हम ग्रास रूट पर पकड़ते हैं, हम कागजी आदमी नहीं है, हम जमीन पर काम करने वाले लोग हैं, इसलिए मुझे जानकारी है। आप जो कह रहे हैं नवल जी, ईश्वर करे ऐसा ही हो। किसी भी एक व्यक्ति की जान बहुत जिंदगी उसकी अहमियत रखता है, हमारे लिए, आपके लिए, किसी के लिए भी, सरकार में बैठे लोगों के लिए या सर्वे करने वाले लोगों के लिए एक आंकड़ा होता है, वो आंकड़ा दिखाता है, प्रतिशत बताता है। लेकिन किसी एक व्यक्ति की जान, जिसके परिवार की किसी व्यक्ति की जान जाती है, उसका सब कुछ चला जाता है। तो जिंदगी तो जरूरी है ही, ये तो समझना। भाई साहब, हम उसके खिलाफ नहीं बोल रहे हैं। हम तो जो आपदा और विपदा आया है, जिसको लोग कभी WHO के नाम पर एक से एक व्हाट्सएप पर फिलोसफर आ गए हैं, रोज लिख के भेजते हैं। मैं यह कह रहा हूं कि इससे लड़ने की जरूरत है, इसको साहस बढ़ाने की जरूरत है। बिल्कुल 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 करके लोगों को हतोत्साहित करने की जरूरत नहीं है कि जिंदा लोग भी मुर्दा हो गए हैं। मैं यह कह रहा हूं, मेरा कहने का लक्ष्य यह नहीं है कि आदमी के जीवन का कोई मूल्य नहीं है, सो मैं नहीं करता हूं। सरकारें और व्यवस्था, क्योंकि प्रकृति ने ही ये जो प्रकोप भेजा है, ये प्रकृति नहीं भेजा है। हर 100 वर्षों पर इस तरह के जब सूर्य पर जब परमाणु विच्छेद होते हैं, आणविक विस्फोट होता है, तो हर 100 वर्ष पर आप पीछे जाइए, हर 100 वर्ष पर इस तरह के आपदे आते हैं। युद्ध होंगे, भूकंप होंगे, डिप्रेशन बढ़ेगा, महामारी बढ़ेगा। हर 100 साल पीछे का इतिहास को आप देखिए। आप प्रोफेसर डगलस, प्रोफेसर टोमोटो, ये सारे लोगों का आप
पीछे का इतिहास पढ़िए तो आपको पता चलेगा। नील नदी का 4000 साल का इतिहास है, उसके इतिहास को पढ़िए तो एकदम पता चल जाएगा कि फैक्ट क्या है। हर 100 वर्ष पर 45 वर्ष तक सूर्य एकदम यंग रहते हैं, और 45 वर्ष के बाद जिस तरह से 35 वर्ष तक किसी व्यक्ति का ग्रोथ बढ़ता है, उसी तरह 45 वर्ष के बाद सूर्य का भी ग्रोथ घटता है। और हर 100 वर्ष पर 95 वर्ष से 100 वर्ष तक पर बड़ा आणविक विस्फोट होता है, जिसको पूरे पृथ्वी और पूरे प्राणियों और पूरे ग्रहों पर उसका प्रभाव पड़ता है। उसको झेलना है, और प्रकृति को कोई कब्जा में, विज्ञान इतना नहीं डेवलप हुआ है कि हम प्रकृति को कब्जा में ले लें। हम प्रकृति के बाएं दाएं होके उसके उपाय ढूंढ सकते हैं, और पूरा दुनिया आज उपाय ढूंढने में है। हम इसको हतोत्साहित नहीं करें। हम यह आपसे आग्रह कर रहे हैं और अपील कर रहे हैं। हमारा कोई अलग से, आपके अलग से हमारा कोई मान्यता नहीं है। जितना दर्द आपको है उतना ही दर्द हमको भी है। हम समझते हैं, परिवारों का हाल समझते हैं, व्यक्तियों का हाल समझते हैं, समाज का हाल समझते हैं। हम जानते हैं कि एक पिलर गिरने से मकान चरमरा जाता है। जिस परिवार के एक आदमी डेथ करेगा, उसके परिवार का हाल क्या होगा ये मैं जानता हूं। मेरे एक आध मित्र भी इसमें डेथ किए हैं, मैं जानता हूं। लेकिन यह नहीं कि हम इससे हतोत्साहित हो जाएं। इससे जूझना तो मुझे ही है, मानव जाति को ही जूझना है। यह भारत और पाकिस्तान को नहीं, पूरे मानव जाति को जूझना है, यह मैं कह रहा हूं। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। हमारा भी यही कहना है कि देखिए, जूझना तो है ही, और इस पूरी परिस्थिति में समझना है। मेरा एक प्रश्न है, मैं आज का विषय हम लोगों ने शिक्षा और रोजगार पे रखा है। वो इसलिए रखा है कि आप शिक्षित राजनेता हैं, जो बहुत कम लोग मिलते हैं, तो इसलिए मैंने रखा है कि आपसे इस मुद्दे पे बात किया जाए। और एक सवाल उसमें जाने से पहले मैं एक प्रश्न ये पूछना चाहता हूं, जो मैं हर किसी से पूछ रहा हूं, कि अभी जो परिस्थिति है, आपने, चलिए WHO की बात आप कह रहे हैं कि WHO को छोड़ दीजिए। दिल्ली एम्स के जो डायरेक्टर हैं रणदीप गुलेरिया, जब चाइना में मर रहा था तो WHO ने क्या किया? कभी बताया दुनिया को कि इस तरह का बात है? ऐसा है, मोस्ट इंटेलेक्चुअल लोगों का एक जमात है, जहां से वो पलता और पुष्पित होता है, उसकी बात करता है। वो मानव जाति की बात नहीं करता है। बिल्कुल नवल जी, मैं तो अप्रैल के पहले हफ्ते में मैंने एक लेख लिखा, और मैंने उसमें कहा था कि महामारी मेड इन चाइना पावर्ड बाय WHO। तो वो आपको मैं भेजूंगा, आप पढ़िएगा उसको। मैं ये कह रहा हूं, लेकिन हमारे जो रणदीप गुलेरिया हैं, जो एम्स के डायरेक्टर हैं, वो भी इस बात को मान रहे हैं कि अभी हम लोग वर्स्ट केस में, हिंदुस्तान में कोरोना अभी नहीं आया है, वो सितंबर में ही आएगा। तो वो एक आकलन होगा कि सबसे ज्यादा लोग बीमार तभी होंगे। ऐसी परिस्थिति में चुनाव की तैयारियों में सब लोग लगे हैं। अभी चुनाव मुफीद है क्या बिहार में करा लेना? अभी कल चुनाव हो रहा है क्या? चुनाव नवंबर में है, अभी तो कोई चुनाव है नहीं। अच्छा, एक दिन में चुनाव हो जाएगा क्या? नहीं तो कम 1000 साल चुनाव में लगते हैं क्या? चुनाव के प्रक्रिया जो चालू होता है, वो प्रक्रिया पूरा कर रखा है। हम अभी टीचर कॉन्स्टिट्यूएंसी से चुनाव जीतते थे पिछले 25 साल से। लॉकडाउन था, उसका सारा तैयारी करके वो नहीं किया। जब लगेगा चुनाव आयोग को या इस देश के राजनेताओं को लगेगा कि नहीं अभी चुनाव नहीं कराना है, तो चुनाव नहीं कराएगा। लेकिन आज से आकलन कल का कैसे कर लेते हैं हम कोई भविष्यवक्ता हो गए हैं? सर, भविष्य की बात नहीं है। आप मुझे थोड़ा नवल जी आश्चर्य है, क्योंकि आप तो सही मुद्दों पे बात करते हैं। आप कैसे चुनाव को इस परिस्थिति में चुनाव कराने की वकालत आप कैसे कर सकते हैं? आज की परिस्थिति, नवंबर के परिस्थिति को आज आप जानने का साहस कैसे करते हैं कि नवंबर में क्या चुनाव की तैयारी? आप चुनाव की तैयारियां शुरू कर देंगे, रैली के बिना चुनाव करेंगे? आपकी रैलियां शुरू हो जाएंगी, लोग मरने शुरू हो जाएंगे, हजारों लोग मरेंगे। क्या बात करते हैं ना भाई? एक भी रैली नहीं होगा। जब जैसा तब तैसा, नहीं तो राजनीति ऐसा। जब जैसा परिस्थिति होता है, उन्हीं परिस्थितियों में राजनीति किए जाते हैं। राजनीति करने वाले लोगों को अलग से कोई सीख लेने की जरूरत नहीं है। चुनाव आयोग एक संवैधानिक संस्था है, वह अपना काम कर रहा है। इसमें कोई राजनेता का कुछ लेना देना नहीं है। और लोकतांत्रिक देश में लोकतंत्र बहाल करने की बात नहीं सोचेगा तो क्या करेगा?
डिक्टेटर बहाल करने की बात सोचेगा लोकतांत्रिक पद्धति में, जिससे देश वोट का राज मतलब छोट का राज। आज हम आपसे जुट के बात कर रहे हैं, ये वोट का कमाल है। ये इस देश के राजनेताओं ने दिया है आपको, जो हमको जिन संस्थाओं ने यहां तक लाया है, बोलने का फ्रीडम दिया है, हमारे पुरखों ने आहुति दी है फ्रीडम के लिए, उस लोकतांत्रिक संस्था को हम स्थिर नहीं छोड़ सकते हैं। जब समय मिलेगा, जब उचित समय मिलेगा, तब तब उसके चुनाव कराए जाएंगे। आपको याद होगा, लोकतंत्र बहाल करने के लिए कश्मीर में हमने 4% और 7% पर बंदूक के संगीन के साये में लोकतंत्र बहाल किया है। उससे बुरा स्थिति नहीं है। और बात नवंबर में है, आज का बात नवंबर में प्रिडिक्ट करना, ये थोड़ा हमको अच्छा नहीं लग रहा। देखिए, आपको भले अच्छा नहीं लगा हो, लेकिन जो दुनिया भर की स्थिति है और देश की जो स्थिति है, इसमें बहुत मौजूद सवाल है। और सवाल को इसलिए रखना जरूरी है कि देश की जनता की जान का सवाल है। और लोकतंत्र सर लोक के लिए है, तंत्र के लिए नहीं है। लोक होंगे तभी तंत्र चलेगा। आपसे हमारा भाई साहब, आपसे एक मेरा सवाल है, आप एडवाइस कीजिए कि इस स्थिति में क्या करना चाहिए। चुनाव के सारे प्रक्रिया लोकतंत्र को खत्म कर देना चाहिए, किसी नौकरशाह के हाथ में पूरे जिम्मेवारी को दे देना चाहिए, क्या करना चाहिए? आप हमको जरा एडवाइस कीजिए, हम पार्टी को एडवाइस करेंगे। मैं बताता हूं, अभी ये करना चाहिए कि अभी चुनाव की चर्चा ही नहीं करनी चाहिए। कहना चाहिए कि जब तक कोरोना कम होना शुरू नहीं होगा, चुनाव नहीं होगा। ये बात चुनाव आयोग क्यों नहीं कहता? रही बात संवैधानिक संस्थाओं की, तो भाई साहब आप इस बात को जानते हैं कि इस देश में अगर टीएन शेषन बैठे होते उस संवैधानिक संस्था पे, तो आपकी पार्टी अभी नहीं कहती चुनाव करा लो। नहीं, टीएन शेषन संवैधानिक संस्थाओं की क्या दुर्गति है नवल जी, आपको भी मालूम है, हमको भी मालूम है। नहीं भाई साहब, टीएन शेषन आरपी एक्ट से बाहर बात कर रहे थे क्या? 1951 और 1950 आरपी एक्ट से बाहर टीएन शेषन की जाने की हैसियत थी क्या? कोई भी आदमी आरपी एक्ट के अंदर ही रहेगा, आरपी एक्ट के बाहर नहीं जा सकता है, चाहे टीएन शेषन हो या आप हो, हम हो। भारत के संविधान और जो भारत के पार्लियामेंट ने जो आरपी एक्ट बनाया, उससे बाहर किसी को जाने का अधिकार नहीं है। इसलिए टीएन शेषन अवतरित होके आ गए थे, ऐसा कोई बात नहीं है। वो आरपी एक्ट से ही काम कर रहे थे और आज भी आरपी एक्ट से ही काम हो रहा है। चलिए ठीक है, आपकी श्रद्धा है और आपको लगता है कि चुनाव आयोग बिल्कुल सही फैसला लेगा। हमें भी लगता है कि चुनाव आयोग को सही फैसला लेना चाहिए, लेकिन देखिए, आप इसलिए मैं बता रहा हूं कि मेरे अप्रैल में चुनाव होने थे, मैक्सिमम उसका पीरियड 28 अप्रैल, सारे चीज तैयार हो गए, देश में लॉकडाउन हो गया, देश में कोरोना बढ़ने लगा, उसने सब कुछ करके वोटर लिस्ट कंप्लीट करके, बूथ लिस्ट कंप्लीट करके, सारे प्रिजाइडिंग अफसर के नियुक्त करके और स्टॉप कर दिया। तो परिस्थितियों के साथ ही भाई साहब कोई समझौता, हम वर्तमान में भविष्य की बात कोई नहीं कर सकते। हम भविष्य की तैयारी जरूर करेंगे, लेकिन उस समय का जो वर्तमान होगा, निर्णय उसी के अनुसार हो सकता है। यह कहना कि कोरोना आ गया है तो लोकतंत्र की बात नहीं करें, कोरोना आ गया है तो हम कपड़ा नहीं पहने, कोरोना आ गया है तो हम किसी के घर से नहीं निकले, जो मर गया है उसको हम मदद नहीं, ये बात नहीं है। बात परिस्थितियों को, मैंने कहा कि जब जैसा तब तैसा, तब करो राजनीति। चलिए, आपसे चर्चा करके कुछ चीजें मुझे और स्पष्ट हुई, और उसको मैं अभी ऑन एयर नहीं कहूंगा। ऑन एयर कहना थोड़ा कई सारी चीजों को अलग दिशा में ले जाएगा। चलिए, हम लोग हो सकता है हमारी बात आपको सूट नहीं करे, विचार, लेकिन अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। बिल्कुल 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 बिल्कुल। और हम कोई, आपका जो विचार होगा और हमारा विचार, एक आदमी दूसरे आदमी के तरह दुनिया में हुआ नहीं। एक आदमी के विचार दूसरे आदमी के विचार 100% मिलते नहीं है, इसलिए यह हो सकता है। लेकिन बात तो वही हम भी कह रहे हैं, जो आप कह रहे हैं, आप जो चाहते हैं हम भी वही चाहते हैं। नहीं, और हम विमर्श इसीलिए करते हैं नवल जी की जनता इसमें जुड़ती है ना, सुनती है, तो उसको भी आकलन मिलता है, उसको भी लगता है कि हमारे जो लीडर लोग हैं वो हमारे बारे में क्या सोचते हैं। तो हम लोग शिक्षा पे आते हैं। और बॉस, वैसे भी इस देश के जनता का झंडा होता है, इस देश के किसी राज्य का,
उसका जो नेता है उसका झंडा होता है, उसके प्रतीक होता है। जैसा जनता वैसा नेता, जैसा चुना वैसा ही सरकार। इसलिए इसमें अब कोई अलग से बात करने की क्या जरूरत? सही बात है, सही बात है। तो भाई जैसा जनता भी सुन रही है, जुड़ी हुई है, और जनता जैसी जनता वैसा नेता, जैसा नेता वैसी जनता, ये तो हम सब लोग यथा प्रजा तथा राजा, तथा प्रजा यथा राजा हम लोग कहते आए हैं। ये दोनों चीजें हैं। अब कौन यथा है कौन तथा है वो तो तय होगा। अब क्या है सर, एक मुद्दा ये है जो पिछले दिनों देखा गया इस पूरे कोरोना काल में, एक पलायन एक बहुत बड़ा विषय रहा। और मैं व्यक्तिगत तौर पे आपको बताऊं नवल जी, मैं पलायन को शिक्षा से जोड़ता हूं, क्योंकि मैं शिक्षा एक बुनियाद मानता हूं कि शिक्षा अगर बेहतर परिस्थिति में होगी तो पलायन भी रुकेगा, रोजगार भी मिलेगा। अभी जब हम लोग बात कर रहे हैं तो सैकड़ों नहीं हजारों की तादाद में लोगों के कमेंट्स आ रहे हैं, और एक मुद्दा ऐसा है जिस मुद्दे पे हम लोग बाकी कई मंत्रियों से भी हमने बात की है, इवन हमने विजय सिन्हा जी से भी बात की जो श्रम संसाधन मंत्री हैं। और एक प्रश्न है, आईटीआई से जुड़ा हुआ एक प्रश्न है। दो धाराएं हैं। एक तो क्या है कि एक पूरे नौजवान की एक पीढ़ी है जो आईटीआई में इंस्ट्रक्टर में सीआईटीएस को अनिवार्य करने की बात करती है, यानी कि एक्सपर्टीज को बहाल करने की बात करती है। और 1222 ऐसे लोगों का समूह है जो 2016 से काम कर रहे हैं और 4 साल हो गए उनको काम करते हुए, और इस लॉकडाउन के पीरियड के उनको पैसे नहीं मिले हैं। ये सबके सवाल लगातार आ रहे हैं। तो ये प्रश्न एक ऐसा है कि हमें लगता है कि आप लोगों को, चूंकि आपकी सरकार है, तो आप लोगों को इन मुद्दे को थोड़ा गंभीरता से लेना चाहिए। भाई जनता निश्चित रूप से मैं जो काम किया है, जब बिहार की सरकार और भारत की सरकार लोगों को, अपने लोगों को सही गति देने के लिए, उनके जिंदगी में रोशनी बनाए रखने के लिए अनुदान दे रही है। नरेंद्र मोदी जी ने भी 2000 करोड़ का घोषणा किया, नीतीश कुमार जी ने 10,000 रुपया सबको दिया, कार्ड दिया, फ्री के राशन दिया। तो निश्चित रूप से जो नौजवान साथी काम कर रहे हैं, वो लॉकडाउन में कोई डाउन हो जाए, निश्चित रूप से उस डिपार्टमेंट को उसको पैसा मुहैया कराना चाहिए। इससे जघन्य अपराध कुछ हो ही नहीं सकता है कि उनको काम करने वाले आदमी को जब आप फीस ले रहे हैं। आज मैं पटना विश्वविद्यालय के छात्र संघ के प्रेसिडेंट और सेक्रेटरी से बात कर रहा था, वाइस प्रेसिडेंट से। उनका डिमांड था कि कोरोना के काल में हम लोगों को जो फीस मांगा जा रहा है वो हमको एग्जम्पशन किया जाए, अभी हम देने की स्थिति में नहीं है। तो आप एक तरफ बच्चों से फीस लेने, बिना पढ़ाई के फीस लेने के लिए तैयार है, और दूसरे तरफ उन शिक्षकों को जो 1000 के कुछ हैं जिनको आप बता रहे हैं, मुझे उसके बारे में जानकारी नहीं है एक्चुअल, लेकिन आप जो कहे, जो वो काम किए हैं, और इस लॉकडाउन में जब बिना काम के आत्मीय समर्थन दे रही है सरकार, तो उसको पैसा मिलना ही चाहिए। और यह बात मैं निश्चित रूप से चीफ मिनिस्टर और डिप्टी चीफ मिनिस्टर को भी मैं कहूंगा। चलिए, ये एक बहुत अच्छी बात है, क्योंकि ये जरूरी है, और इस पर हम लोग फिर आगे बात करेंगे। अब मैं आता हूं मुख्य मुद्दे पे जो हम लोगों को चर्चा करनी है। शिक्षा की व्यवस्था बिहार में नवल जी कैसे सुधरेगी? देखिए, शिक्षा की व्यवस्था सुधरने में इस पर सबसे जरूरी चीज यह है कि पहले हम नौकरशाहों के हाथ से इसको हटा लें। शिक्षा किसी के गुलाम होकर नहीं रह सकता है। शिक्षा स्वतंत्रता मांगता है, और शिक्षा पर पैनी नजर रखने की जरूरत है। जिस तरह से गरीबों के मकान बनाने के लिए सरकार पैनी नजर रखती है, गांवों के सड़कों को पैनी नजर रखती है, हर घर में नल का जल लगाने के लिए पैनी नजर रखती है, उसी तरह गांव, गरीब, किसान और पगडंडियों पर पलने वाले, पुष्पित होने वाले 21वीं सदी के बच्चों के लिए भी प्रायोरिटी लिस्ट में शिक्षा लाना होगा। इसके कारण क्या है? 2 तरह के शिक्षा और चिकित्सा हो गए हैं। जहां जहां बवाल होते हैं, एक हम लोग जैसे लोगों का, आप जैसे लोगों का जो अभिजात वर्ग है उनकी शिक्षा अलग, और जो समान स्तर और समान स्तर से जो नीचे के हैं उनके शिक्षा अलग। एक सरस्वती को खरीदने वाले हैं और एक सरस्वती को पाना चाहते हैं, इसके बीच में संघर्ष है।
जो व्यवस्था करने वाले लोग हैं, चाहे वो नौकरशाह हो या राज्य नेता हो, वो अपने बच्चों को सरकारी महाविद्यालयों में, सरकारी विद्यालयों में, सरकारी प्राइमरी स्कूलों में, सरकारी विश्वविद्यालयों में न के बराबर उनके बच्चे पढ़ते हैं। तो बांझ क्या जाने परसौती का हाल। जिन माताओं को बच्चा नहीं हुआ है उनको क्या पता कि मदर पेन क्या होता है। इसलिए इसको सिर्फ घोषणा मात्र तक रखा है, और जब तक इसकी फुल ऑटोनॉमी शिक्षा में विचार करके हम नहीं रखेंगे तो इस पर पैसा खर्च कर सकते हैं, लेकिन ये पैसा उसका कामयाबी उन बच्चों के लिए नहीं। हम जो शिक्षा दे रहे हैं वो एक को शोषित बना रहे हैं, और जो हम लोग अपने बच्चों के लिए शिक्षा ले रहे हैं उसको शोषक बना रहे हैं। यह अंतराल भारत के लिए बड़ा खतरनाक आने वाला दिन में है। जिस तरह गांव और शहरों के बीच में खाई बढ़ा और उग्रवादी बढ़े, लोगों की हत्याएं हुई, अशांति फैला, आने वाला कल अगर इस पर नियंत्रण नहीं हुआ तो फिर अशांति फैलेगा। बड़े लोगों के खिलाफ जो समान स्तर, और जो समान स्तर के बच्चे हैं जो सरस्वती को पाना चाहते हैं। अभी आप देख लीजिए जो यूपीएससी का रिजल्ट निकला है, आप देखें अति समान घराने के बच्चे गए हैं। अति समान घराने का मैं लिस्ट देख रहा था। लास्ट टाइम बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन का रिजल्ट निकला, बिहार में 82% अति समान घर के बच्चे आए। हम जब पूरा व्यवस्था नहीं कर रहे हैं तब भी उसकी प्रतिभा वहां तक परचम लहरा रहा है। हम जब उसका व्यवस्था कर देंगे, हम उसको प्रायोरिटी लिस्ट में ला देंगे। आज इस देश की शिक्षा, इस देश की चिकित्सा प्रायोरिटी लिस्ट में नहीं है, क्योंकि चिकित्सालय भी बड़े लोगों के लिए अलग बन गया है, गरीब लोगों के लिए अलग बन गया है। जब बड़े लोग उसी हॉस्पिटल में जाएंगे जहां गरीब जाते हैं तो निश्चित रूप से ठीक हो जाएगा। और मैंने कई बार, रूलिंग पार्टी और विपक्ष की बात नहीं है, मैंने सदन में प्रस्ताव दिया है। आप कहेंगे तो आपका हम सदन का वीडियो क्लिप भेज देंगे कि एक काम कर दीजिए, आप एक पैसा मत बढ़ाइए, एक पैसा व्यवस्था मत कीजिए, सबों के बच्चे वहीं पढ़ें तो यह स्कूल ठीक हो जाए। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, और मैंने वो वीडियो देखा है आपका, मैंने वो सुना है, तभी मैं आपसे इस बात पे चर्चा करना चाहता था। बिहार में मैंने इसलिए पहले, थोड़ी देर पहले आपको क्यों कहा कि मुझे आपकी कुछ बातों से कुछ और भी चीजें समझ में आ रही हैं, लेकिन आपने जो शिक्षा और स्वास्थ्य पे जो भी बातें सदन में कही हैं, या जिस तरीके से आप आवाज मुखर होकर उठाते हैं नवल जी, वो बहुत ही कायदे की बात है। हमेशा से मैं भी कहता हूं कि इस देश में जब तक एक समान शिक्षा नीति लागू नहीं होगी तब तक इस देश का विकास बराबर भागीदारी से नहीं होगा। अब मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूं कि बिहार का बच्चा, बिहार का शिक्षक, टीचर बिहार का, बच्चा बिहार का, और पढ़ता कहां है? कोटा में। पढ़ाने वाला टीचर जो है वो बिहार का है, पढ़ने वाला बच्चा बिहार का है, और जगह तय कर दी गई है कोटा में। वो स्थिति जब तक नहीं हम बदलेंगे तब तक बदलाव नहीं होगा। हम बदलाव क्या कर रहे हैं नवल जी? देखिए, मैं उसको बुरा नहीं कह रहा, लेकिन हम बदलाव क्या कर रहे हैं? हम पोशाक दे रहे हैं, हम साइकिल दे रहे हैं, हम दिन में खाना दे रहे हैं, लेकिन हम शिक्षा नहीं दे रहे हैं। और ये बुनियाद, वह भी जरूरी है, जो वो भी जरूरी है, लेकिन वह अंतिम नहीं है, वो शुरुआत है, वो बुनियाद है, वो हमारा मंजिल नहीं है, वो हमारा मकाम नहीं है। हम उसको बुनियादी तौर पे हम उसको रखें, वह भी जरूरी है, लेकिन गुंबज तो बनाना पड़ेगा ना। सिर्फ बुनियाद डालने से कोई गुंबज तो तैयार होता नहीं है, मेरा यह कहने का मतलब है। तो कैसे बदला जाएगा? ये क्या नीति है? मतलब कैसे करेंगे? अगर मान लीजिए कि सरकार दोबारा आपकी आ भी जाती है तो आप लोग कैसे ये बदलाव? देखिए, आप भी बिहार के स्कूलों से पढ़े हैं, मैं भी 12वीं तक, मतलब इंटरमीडिएट तक मैं बिहार के स्कूल से पढ़ के दिल्ली विश्वविद्यालय में पढ़ने आया। तो मुझे जब हम पढ़ा करते थे बिहार में, या आपने जब शिक्षा ली होगी, तो शिक्षक भी अच्छे थे, स्कूल भी अच्छे थे, व्यवस्था भी अच्छी थी। वो खराब कैसे हो गई? नहीं, ये तो एटीट्यूड है कि हम जब थे बीता हुआ दिन सब सतयुग का,
और जो हम जहां वर्तमान हैं वो कलयुग का बीता हुआ सब दिन सस्ती का, हम जब जहां है महंगी का, ये तो एक हम लोगों का भ्रम है। ऐसा नहीं है, उस दिन भी शिक्षक अच्छे थे, आज भी शिक्षक अच्छे हैं। आज भी विद्यालय में जितने भवन हमारे सरकार के रिजीम में बना है वो उसके आकलन करने लायक है। जितने शिक्षकों की बहाली इस सरकार में 3,75,000 शिक्षकों की बहाली हुई है, वह भी कम ने किसी सरकार ने नहीं किया है। लेकिन सिर्फ इससे काम चलने वाला नहीं, मैं कह रहा हूं इसको प्रायोरिटी लिस्ट में डालना होगा। जो व्यवस्था करने वाले लोग हैं जब तक उसमें शामिल नहीं होंगे, जिनको तबीयत खराब है वो अपने हॉस्पिटल में नहीं दूसरों के हॉस्पिटल में चले जाएंगे, जिनको अपने बच्चों को पढ़ाना है वो अपने स्कूल में नहीं दूसरे स्कूल में चले जाएंगे। तब तक ये व्यवस्था चाहे इसको हम सोना कर दें, ठीक होने वाला नहीं है। इसको प्रायोरिटी लिस्ट में लाना होगा। सबों के बच्चे एक साथ पढ़ें, जो सरकारी विद्यालय में वही पढ़ें जो सरकारी खजाने से पैसा प्राप्त करते हो, चाहे वो उच्च अधिकारी का बेटा हो या उच्च राजनेता का बेटा हो, देखिए तुरंत ठीक हो जाएगा। बड़े लोगों के रोशनी से एक दिया को आप मेज पर रख दें जो जलता हुआ है, और 4 गो दीपक को आप बुझा हुआ को बगल में रख दें, एक ऐसा स्थिति आएगा कि हवा का तूफान आएगा और चारों दिया जल जाएगा। कोई जला हुआ आदमी, कोई जिंदा आदमी तो उस पर नजर रखे। मेरा कहने का लक्ष्य सिर्फ पैसा दे देने से कभी यह व्यवस्थित नहीं हो सकता। व्यवस्थित करने के लिए प्रायोरिटी लिस्ट में शामिल करना हो। तो ये कौन करेगा शामिल? ये जब तक देखिए जनता को दिक्कत क्या है कि राजनेता वही काम करते हैं जो जनता चाहती है। हम लोग तो डायरेक्ट जुड़े हुए हैं। जनता, किसी ने सवाल किया किसी से कि हमारे स्कूल में पढ़ाई कम होता है, हमारे स्कूल में 4 गो शिक्षक चाहिए, 2 गो शिक्षक है, वो क्या कहता है कि हमारे यहाँ पोशाक आया कि नहीं, हमारे यहाँ साइकिल आया कि नहीं, अनुदान आया कि नहीं, इंदिरा आवास आया कि नहीं, सड़क बना कि नहीं, बाढ़ आया तो हमको हल्ला हम लोग करने लगे कि उस सबके बाढ़ आया, घी पिलाइए। आप लोग भी कभी स्कूल के लिए चर्चा करते हैं क्या? बाढ़ में जितना बाढ़ का आप चर्चा करते हैं उससे भयावह स्थिति किसी राज्य की शिक्षा न है। हम लोग कोई नहीं करते, हम लोग सिर्फ इंटरेस्ट जगाने भर काम करते हैं। हम लोग मैं करता हूं। हम लोग बॉस नहीं, आपको धन्यवाद हम ही नहीं कहते हैं, लेकिन हम लोग उतना ही चर्चा करते हैं जिससे हमारा कैरेक्टर साफ रहे। इससे ज्यादा हम शिक्षा पर नजर नहीं रखते हैं। ये जिस दिन जनता का प्रायोरिटी लिस्ट में बन जाएगा कि उसके भी बच्चे इसी स्कूलों से पढ़ के जाए जहां बड़े के लोगों के बच्चे पढ़ते हैं, एकदम दुरुस्त हो जाएगा। और अब तो लिटरेसी रेट बढ़ा है, अब लोग समझदारियां बढ़ी है, गांव में भी लोग रिसिस्ट करने लगे हैं, उसका प्रतिफलन भी आया है। और एकदम पढ़ाई नहीं होता तो जो 82% बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन में आया वो सरकारी विद्यालयों का लक्ष्य। ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ आज मैं चुनौती देता हूं पूरे देश को कि हमारे यहाँ जो हाई स्कूल में टीचर नए आए हैं उनसे कोई शास्त्रार्थ करके देखे। और नया कमर है, 21वीं सदी का नौजवान साथी है, उसको फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, बायोलॉजी, सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी, ज्योग्राफी आप कहीं से उठा के पूछिए, वो सब कॉम्पिटिटिव एग्जाम देके आए हैं, होनहार लोग हैं। लेकिन उसके बावजूद भी कुछ चीज ऐसा है जो जब तक नजर नहीं रखे, जिसे हम लोगों के यहाँ, हम लोग 3 भाई थे तो खाना दाना कपड़ा लत्ता तो सब मिलता था, लेकिन पिताजी हमारे नजर रखते थे कि कब कब किताब खोल के पढ़ रहा है, कब कब टंडेली कर रहा है, तब ना प्रोफेसर बन गए। आप जो यहाँ आज कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, आपके फादर मदर का नजर था। मेरा यही कहना है कि जो अबोध हैं, जिनको शिक्षा का स्वाद नहीं मिला है, जिनको हम स्वाद जगाने के लिए भोजन से लेकर वस्त्र तक देना चाहते हैं, उस पर कोई बड़ा आदमी तो नजर रखे, कोई तो उसका टेस्ट पैदा करे शिक्षा का, तभी ना वो बेहतर होगा, तभी ना हमारा ड्रॉप रेट कम होगा। सही बात। हम पैसा दे दें उससे नहीं हो सकता है। मेरा सिर्फ कहने का लक्ष्य यह है। नहीं, आप अच्छी बात कर रहे हैं। आपने बहुत स्पष्ट तौर पे कहा, और मैं इसके लिए ना आपको साधुवाद देता हूं कि आप सत्ता में रहते हुए सत्ता की कमियों को दिखा रहे हैं। आपकी आवाज हमें लगता है
आपकी आवाज हमें लगता है कि इस देश के गृह मंत्री तक भी पहुंचनी चाहिए कि जब स्वास्थ्य की बात आती है तो उनको मैदानता नहीं जाना चाहिए, उनको सरकारी अस्पताल एम्स में इलाज कराना चाहिए। मैं निश्चित रूप से कह रहा हूं, ये आवाज गृह मंत्री के पास और प्रधानमंत्री के पास, उससे मैं डरता नहीं हूं। जो शाश्वत है इस जमीन का, उस बात को कहा जाएगा, और कौन सुनता है इसका परवाह मैं नहीं करता। हम अकेला आदमी है, दुनिया बहुत अंधेरा है। एक चिराग जला के देखिए, रोशनी दूर तक जाएगा। एक चिराग हम जलाते हैं, एक चिराग आप जलाइए, निश्चित रूप से रोशनी फैलेगा। यह विचार रखना होगा। ये बात आपने बहुत अच्छी कही। देखिए, एक सवाल आ गया है, कोई दब्बू भारती है, उन्होंने लिखा है कि 15 साल से सत्ता में है और अभी तक प्रायोरिटी लिस्ट में शामिल क्यों नहीं हो पाया। शिक्षा व्यवस्था अभी तक मैंने भाई साहब पहले कहा कि देश का नेता देश के जनता का झंडा है। हमसे आप क्वेश्चन कीजिएगा एजुकेशन के, तो हम आपको ज्योग्राफी का जवाब दे नहीं सकते। आज भी गांव के लोग, जितना आप जागृत है अपने बच्चों के लिए, जो पेट के सवाल पर जूझ रहे हैं, जो वस्त्र के सवाल पर जूझ रहे हैं, जो आवास के सवाल पर जूझ रहे हैं, उनको शिक्षा आज भी प्रायोरिटी लिस्ट में नहीं है। और मैंने कहा, वोट का राज मतलब छूट का राज। बिल्कुल, जब तक कि पेट के आग से ऊपर नहीं आएंगे, तब तक कि प्रायोरिटी लिस्ट में नहीं जाएगा। और आज न कल जाएगा, कल से आज बेहतर हुआ है और आज से कल बेहतर होगा। यह हम निश्चित रूप से, हम लोगों को रोशनी जलाते रहना चाहिए। यह आपने बहुत अच्छी बात कही नवल जी। मैं अक्सर कहता हूं, मैं थोड़ा सा और सख्त बोलता हूं, मैं थोड़ा कड़ा और कड़वा बोलने में मैं गुरेज नहीं करता। तो मैं सख्त बोलते समय मैं ये कहता हूं कि जब तक इस बिहार की, जब तक इस देश की जनता 1000 रुपए और 1 बोतल शराब पर अपने वोट बेचती रहेगी, तब तक ये सही विकास की तरफ नहीं जाएगी। जब तक वो अपने नेता से इस बात के लिए लड़ेगी कि उसके लिए पैरवी कर दे वो थाना में, तब तक ये विकास का सही रास्ता नहीं चुनेगी। इसलिए जनता को तो जागरूक होना ही होगा, क्योंकि जनता को जागरूक अगर होना है तो नेता से सवाल करना होगा। और मैं पिछले कई महीनों से ये बात जनता से कहता हूं नवल जी कि अगर आपके इलाके का विधायक, क्योंकि आपका प्रतिनिधि है, अगर वो विधायक आपके इलाके में एक अस्पताल बढ़िया और एक अच्छा स्कूल मतलब प्राइवेट स्कूल नहीं, सरकारी स्कूल, एक स्कूल बेहतर निर्माण नहीं करा सका, उसकी व्यवस्था ठीक नहीं करा सका और एक बढ़िया अस्पताल नहीं बनवा सका सरकारी, तो वो किस लिए आपसे चुनाव के लिए वोट मांगने आता है और आप क्यों वोट देते हैं। तो मैं आपकी इस बात से इत्तेफाक रखता हूं कि आपने बिल्कुल जनता की बात कही, लेकिन नेता की क्या जिम्मेदारी। एक बात और उसमें मैं संशोधन कर दूं जी। जो मुझे लगता है, कोई विधायक की हैसियत नहीं है कि एक हॉस्पिटल खोल लिया। विधायक की हैसियत के बाहर का, ये सरकार के प्रायोरिटी लिस्ट का सवाल है। हाँ, एक विधायक इस एक स्कूल को मॉडल के रूप में उसके इंफ्रास्ट्रक्चर को दे सकता है, हॉस्पिटल नहीं बना सकता, उनकी एक कुवत नहीं है। ये सरकार के योजना का सवाल है। जो काम विधायक नहीं कर सकते वो नहीं कर सकते। विधायक, हम तो 25 साल से विधायक हैं, हम अपनी हैसियत को जानते हैं और उस हैसियत के अनुसार मैं आपको कह रहा हूं। हमको एक हॉस्पिटल बनाने में 500 करोड़ की जरूरत होगा, छोटा भी बनाएंगे तो 50 करोड़। विधायक कहां से लाएगा 50 करोड़ रुपया जब तक योजना नहीं। सुनिए अनवल जी, पैसे से अस्पताल बनता होता तो बहुत व्यापारी लोग हैं। वो प्राइवेट अस्पताल की मैं बात नहीं कर रहा, मैं तो कह रहा हूं कि जो ब्लॉक में अस्पताल है सरकारी, उसका इंतजाम बेहतर कैसे होगा, ये इंतजाम तो कर सकते हैं ना आप। वो विधायक नहीं कर सकते हैं, वो सरकार को ही करना पड़ेगा। जब तक सरकारी, आप सरकार के नुमाइंदे हैं। तो अभी हमारे यहाँ हॉस्पिटल के बढ़े हैं, हमारे यहाँ हॉस्पिटल का भी काम हुआ है। ऐसा देखिए, जो पॉपुलेशन के हिसाब से जितना इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए वो नहीं हुआ है। लेकिन हमारे यहाँ हॉस्पिटल के, आप चले जाइए पीएमसीएच में, आप चले जाइए एम्स में, आप चले जाइए एनएमसीएच में, आप जहां कहीं भी हॉस्पिटल में जाइए, सब में बहुत परिवर्तन हुआ है। लेकिन उतना से काम चलने वाला नहीं है
यह बात हम जरूर कह सकते हैं। सरकार 15 साल में हॉस्पिटल की अर्थव्यवस्था को बहुत बदला है। कोई डॉक्टर जाता नहीं था, आज डॉक्टरों की उपस्थिति होती है। यह साधारण बात नहीं है। नीतीश कुमार और सुशील मोदी की सरकार ने जो 15 साल किया है, आप पता नहीं, आप बिहार के रहने वाले हैं, कहां के रहने वाले हैं मैं नहीं जानता हूं। बिहार के गांवों में कोई सड़क था? कहीं जा सकते थे? साइकिल से भी जा सकते थे। आज यह सरकार ने, आप 24 घंटा में 24 घंटा आप सड़कों से जा सकते हैं। गांव में लोग, बिजली कभी देखा था कि बिजली जलेगा भी जहां गया था? आज 24 घंटा में 24 घंटा बिजली है। गांवों में महिलाएं बाथरूम करने जाती थी, दिन दिन भर घर में रहती थी, खाना नहीं खाती, सड़कों पर। आज सरकार ने उसके बाथरूम बनाया, उसकी प्रतिष्ठा को बचाया है। गांवों में, बिहार के गांवों में कोई सोचा था कि हमको नल से जल मिलेगा? आज गांवों में मिल रहा है। कोई ये सोचा था कि बिहार के बेटियों को साइकिल मिलेगा पढ़ने जाने के लिए? आज झमझमा के जिस रास्ते जाते हैं, लड़का नजर नहीं आता है, लड़कियां 5-5 होकर झुंड बना कर साइकिल से जाती है। ऐसा नहीं है कि सरकार ने नहीं किया है, सरकार ने बहुत किया है, लेकिन सीमित संसाधन है। हमको जो साधन है उसके हिसाब से करने में कारवा थोड़ा और चाहिए, और वक्त लगेगा। इसलिए यह कोई कहता है कि सरकार ने क्या किया, तो उसको मैं कहता हूं, आप भैया मेरे साथ चलो, जरा घूम के देख लो, अगर कभी बिहार को देखे हो तो। आज 24 घंटा में 24 घंटा बिजली रहता है, ये साधारण बात नहीं है। कल पटना में नहीं रहता था। यह एक परिवर्तन है, और जब परिवर्तन आया है तो हम समझते हैं कि आप जैसा सजग प्रहरी, हमारे जैसा लोग घूम घूम के भाषण करने वाला आदमी, और लोग जो खड़ा हो जाएंगे, तो शिक्षा की भी स्थिति और स्वास्थ्य की भी स्थिति ठीक होगा। हम तो आपको थैंक्स देना चाहते हैं कि आपने शिक्षा को इस मुद्दे पर रखा, वरना आजकल शिक्षा पर भी कहां कोई, हम तो टीवी पर जाते रहते हैं, 6 महीना से छोड़ दिए। कोई टीवी वाला शिक्षा पर बहस करता है क्या? कहीं कोई बहस करता है क्या? अखबार के आप पढ़िए तो एडिटोरियल, कोई शिक्षा पर साल भर में एक आध को एडिटोरियल आ जाएगा, वो कटाक्ष करने के लिए। नई शिक्षा नीति आई है तो उस पर एक आध लाइन कहीं कटाक्ष करने के लिए आ जाएगा। शिक्षा पर कोई बहस का, जो लिखने वाले हैं, जो बोलने वाले हैं, जो ध्यान आकृष्ट कराने वाले हैं, उनको तो इस शिक्षा से, इस चिकित्सा से मतलब है ना। वो तो बड़े अभिजात वर्ग के लोग हैं, हमारे जैसे, आप जैसे लोग, वो तो ऊंचे सीढ़ी पर बैठे हुए हैं, वो तो सिर्फ उतना ही बात करते हैं जितना से उनका काम चल जाए। देखिए, अब मैं आपको एक चीज बताता हूँ। आज ही जब मैंने कार्यक्रम शुरू किया था, आप नहीं जुड़े थे, तो मैंने दर्शकों से एक बात कही थी। मैंने कहा कि जब मैं, जिन जमाने में, आज से 7-8 साल पहले, जब मैं डिफरेंट टीवी चैनलों के हेड हुआ करता था, मैं सब जब डायरेक्टर हुआ करता था, तो मेरे पास लोग आते थे नवल जी, और कहते थे कि आप गलती होने पे बहुत डांटते हैं, अच्छा काम करने के लिए आप हमारी तारीफ नहीं करते हैं। तो मैं उनको कहता था नवल जी कि गलती होने पे डांट मिलती है, और अच्छा काम करने के लिए आपको तनख्वाह मिलती है। बहुत अच्छा काम जब आप करेंगे तब हम आपकी तारीफ करेंगे, क्योंकि कोई कंपनी गलत काम करने के लिए तो तनख्वाह देती नहीं है। तो ठीक वैसा ही है नवल जी, कि आपने सड़क बनवा दी, आपने बिजली पहुंचा दी, आपने पानी पहुंचा दिया, आपने शौचालय बना दिया। ये इतनी बुनियादी जरूरत है कि इसके लिए सरकार की तारीफ नहीं होनी चाहिए। ये आपका फर्ज है, कर्म है, धर्म है, ये तो आपको करना ही है। आप अगर इंफ्रास्ट्रक्चर, नवल जी सुन लीजिए, अगर आप इंफ्रास्ट्रक्चर आंध्र प्रदेश के बराबर खड़ा करेंगे, अगर आप शिक्षा केरल के बराबर खड़ा करेंगे, अगर आप विकास दिल्ली के बराबर खड़ा करेंगे, अगर आप खेती पंजाब के बराबर खड़ा करेंगे, तब मैं कहूंगा कि सरकार ने अच्छा काम किया। तो ये काम जो है, ये मेरा अपना मानना है। हो सकता है कि आप मेरी बात से इत्तेफाक नहीं रखें, लेकिन ये मेरा, हम आपके बात से इत्तेफाक रखते हैं। सिर्फ एक चीज हम जोड़ना चाहते हैं, जी जी, कि आपका घर पहाड़ पर हो, वहां बहुत पाइल नहीं करना पड़े, आप मकान 2 तल्ला बना लिया। हमारा घर 2 पोरसा गड्ढा में है, हमको पहले 2 पोरसा भरना है, तब हम पाइल करेंगे। हम आपका मुकाबला नहीं कर सकते। दिल्ली जी फ्रीडम के क्या स्थिति थी पहले, केरला की स्थिति, केरला के पॉपुलेशन क्या है, केरला के समुद्री इलाका है, उससे उसके लाभ मिलते हैं, उससे हम बिहार की तुलना नहीं करते। हम जहां थे, हम दूसरे से तुलना करके पैर उड़का के हम लंबाई नहीं गिना सकते। उनकी स्थिति उस दिन क्या थी, हमारी स्थिति क्या थी।
हम कितना आगे आए हैं, वो कितना आगे गए हैं, इससे तुलना करना पड़ेगा। अब आज हम यहाँ गरज के बोल रहे हैं, हमारा बेटा है 14 साल के, हम उसको कहे कि आप 2 हाथ हमसे खेल लो, अरे भाई उसका उम्र कम है, वो कैसे खेलेगा? आपका मकान 20 फीट ऊपर पहाड़ पर है, आप वहीं से ईंटा जोड़ के 2 तल्ला बना लीजिएगा। हमारा मकान गड्ढा में है, हमको 20 फीट पहले मट्टी भरना है, तब पाइल करने की बात सोचेंगे। जितना हमको मट्टी भरने में समय लगता है उतना में आपका 2 तल्ला बन जाता है। तो हम आपसे कंपेरिजन नहीं कर सकते। इन बातों पर भी ख्याल रखने की जरूरत है। बिल्कुल, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। और इसके लिए भी मैं इसीलिए बार बार कहता हूं कि 1991 से 96 तक जब नरसिम्हा राव की सरकार थी, मनमोहन सिंह वित्त मंत्री थे और देश में भूमंडलीकरण, ग्लोबलाइजेशन पूरी दुनिया में जब शुरू हुआ, और उस दौर में मैं आपको नवल जी एक आंकड़ा से बताता हूं, आप पढ़े लिखे हैं तो आपको मालूम होगा, लेकिन फिर भी आपको याद दिला देता हूं। जब 91-92 का जब दौर चल रहा था, तो जीडीपी आंध्र प्रदेश की और बिहार की और मध्य प्रदेश की, इसमें बहुत ज्यादा फर्क नहीं था। आंध्र की जीडीपी और बिहार की जीडीपी में 0.47 का डिफरेंस था, आज 3 गुना का डिफरेंस है। इसलिए कि बिहार में उस समय लालू यादव की सरकार आई, वहां चंद्रबाबू नायडू की सरकार आई। किसने क्या दिया ये देश की जनता को मालूम है, मैं उसमें नहीं जाना चाहता। मैं अब दूसरी बात एक और कहता हूं। आपने कहा कि बुनियाद भाई गड्ढे में है तो भरना पड़ेगा, ये बिल्कुल सच बात है। समस्याएं हैं उसको दूर करनी पड़ेंगी, ये भी सच बात है। लेकिन उसका एक रोड मैप कितना समय चाहिए? आप जिस सरकार में आप बैठे हैं आज 15 साल हो गए, 15 साल में, और आप, मैं बताऊं, मैं बिहार में चंपारण का रहने वाला हूं, हर 2 महीने पे गांव जाता हूं, इस लॉकडाउन में नहीं गया हूं। और मैं अब क्या चंपारण में जाने का, हमारी सरकार ने सड़क बहुत सुंदर बना दिया। आप तो चंपारण से पटना आने में पूरा 1 दिन लगता था, अभी तो 4 घंटा में पहुंच जाते हैं। मैं वही आपको बताता हूं, सुनिए ना। 1 दिन लगता था चंपारण से पटना आने में, लेकिन जब मैं वहां स्कूल में पढ़ता था ना, तब मुझे 4 ही घंटा लगता था पटना आने में। उस समय बस से, बेतिया से और पटना आने में जो बसें चलती थी, राणा और शाही बसें, वो 4 घंटे में ही पटना पहुंचाती थी। 90 से पहले सड़क ठीक थी भाई साहब, आबादी भी कम थी और एक सिंगल सड़क थी। मैं वो नहीं कह रहा कि आपने खराब किया है, मैं कह रहा हूं आपने अच्छा किया है, लेकिन आपने वही किया है जो बहुत आसानी से हो सकता था। नहीं, आसानी से कुछ नहीं होता, आसानी से कुछ नहीं होता है, करने में तो समय लगता है। आप तमाम लोगों का सहयोग चाहिए तो आसान हो जाएगा। नहीं, सहयोग करने को तैयार हैं भाई, सहयोग करेंगे, सवाल पूछेंगे, तभी तो आप जाकर के चीजों को ठीक करेंगे। हमारा तो प्रश्न पूछना हमारा कर्तव्य है। ठीक बात। और मैं इसीलिए कहता हूं लोगों को कि टेलीविजन के बहस में शाम को मत जाइए। टेलीविजन की बहस में बहस होती है, बात नहीं होती, विमर्श नहीं होता, कोई रास्ता नहीं निकलता। 8 महीने से मैं नहीं जा रहा हूं, मैंने कह दिया कि मैं नहीं जाऊंगा कहीं। और पिछले 8 महीनों से मैं चूंकि जानता हूं कि टीवी पर जो एंकरिंग करते हैं वो 2 आदमी को लड़ा के और अपने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की तरह वो पंचायती करना चाहते हैं, अपने आप को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी समझते हैं। मैंने कहा कि प्रणाम करते हैं, जब तुम्हारी स्थिति ठीक होगी, हमारी स्थिति ठीक होगी तब मैं आऊंगा। हाँ, और उसका एक खामियाजा हम लोग को भुगतना पड़ा है। मैं जहां रहता हूं, मेरे पड़ोस में रहते थे, हमारे जानकार थे राजीव त्यागी जी, जिनका निधन हुआ परसों। और वो डिबेट के बाद जो हमने देखा, उस पर हम अलग से कभी कार्यक्रम करेंगे। तो ये क्या है कि मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा, लेकिन टेलीविजन इंडस्ट्री में ये हो गया है कि स्थिति बहुत अच्छी नहीं है, विमर्श नहीं होता, चर्चा नहीं होती। नवल जी आप आए, आप जुड़े, आपने बहुत अच्छी बातें की, और हम आपकी कुछ बातों से हम संतुष्ट हुए, कुछ बातों से इत्तेफाक नहीं रखते हैं, तो उसके लिए हम फिर दोबारा आपसे चर्चा करेंगे। लेकिन एक प्रश्न लगातार आईटीआई वालों का है, वो आप उठाएंगे, क्योंकि उनके सवाल लगातार उठाएंगे नहीं। मैं वहां आप जहां इंगित कर रहे हैं उस विभाग को भी, मैं महकमे को जानता हूं, आदमी का मैं टेस्ट समझता हूं। जो जिनको शिक्षा से कोई लेना देना नहीं, उनको शिक्षक से भी कुछ लेना देना नहीं,
आप ये बात जो इंगित किया है, मैं निश्चित रूप से चीफ मिनिस्टर को भी मैं पत्र लिखूंगा और डिप्टी चीफ मिनिस्टर को भी पत्र लिखूंगा। मैं वही बोलता हूं जो मैं करता हूं, जो करता हूं मैं वही बोलता हूं। मैं कोई पाखंड निर्मित नहीं करता हूं। मुझे आपके साथ वार्ता करके मुझे बहुत सेटिस्फैक्शन हुआ। बहुत दिन के बाद आपको कोटिशा अभिनंदन और धन्यवाद देते हैं। सब मुद्दों पर बात कीजिए, लेकिन शिक्षा के ग्रामीण मुद्दों पर जरूर बात कीजिए। हम लोग गांव से ही निकल के आए हैं। जब तक हमारा गांव सुदृढ़ नहीं होगा, हमारा जब गांव के बच्चे सुदृढ़ नहीं होंगे, हमारा गांव का स्कूल किसी मंदिर से खूबसूरत नहीं होगा, हम उस गांव के स्कूल को वैसे मंदिर को सबको सलाम करने के लिए नहीं बना देंगे, तब तक हम चैन से नहीं बैठे। बहुत अंधेरा है, एक चिराग लेके खड़ा हो जाइए, दूर तक रोशनी जाएगा। यह मैं निश्चित रूप से आग्रह करता हूं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। अब एक बार आखिर में बिहार की जनता को कम शब्दों में कुछ अपनी बात कहना चाहते हो तो आखिरी कर दीजिए, फिर हम वाइंड अप करते हैं। क्या आखिरी शब्द कहेंगे बिहार के जनता को? मैं तो यह कहता हूं कि बिहार को विकसित बिहार, शिक्षित बिहार और 21वीं सदी का बिहार बनाना है तो एक शाम कम खाना खाना, लेकिन अपने मंदिरों में पूजा बाद में करने जाना, लेकिन ये जो सरस्वती का मंदिर है इस पर नजर रखो, स्कूलों पर नजर रखो, अपने बेटे बेटियों को स्कूलों से जोड़ के रखो, वही तुम्हारा भविष्य है। दूसरा, इस लोकतंत्र में तुम्हारा कोई भविष्य निर्माण नहीं कर सकता है। बिल्कुल, मैं बिहार की जनता को ये बात स्पष्ट तौर पे कहता हूं। और मैं, हम लोग जब चर्चा शुरू किए थे, नवल जी देर से जुड़े, लेकिन जुड़े तो बहुत अच्छी बात हुई और बहुत स्पष्ट बात हुई। जो जितना मैं इनको सुन के समझता था, ये पहली मुलाकात में, पहली बातचीत में हमको ये लगा कि नहीं, है बहुत स्पष्ट तौर पे बात करते हैं और ऐसे राजनेता की जरूरत है बिहार में। और बिहार में हमें उम्मीद है कि सरकार चाहे किसी की भी बने, सत्ता में चाहे कोई भी आए, नवल जी शिक्षा के लिए आवाज उठाते रहेंगे। शिक्षा और स्वास्थ्य उनके लिए एक बुनियाद के तौर पे रहेगा और हम ये उम्मीद जरूर करेंगे आने वाले दिनों में फिर आपसे चर्चा करेंगे और फिर आपसे जानेंगे क्या हाल है बिहार का, कैसे होगा बिहार का विकास, और हमसे जो भी बन पड़ेगा हम सब लोग मिलकर बिहार के विकास के लिए अपनी ताकत लगाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया नवल जी, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू, नमस्ते। नवल जी के साथ हम चर्चा कर रहे थे आज की बातचीत में। बस इतना ही दोस्तों, काफी लंबी बातचीत हो गई और उन्होंने, नवल जी ने अपनी सारी बातें रखी, आप सब लोगों ने सुना, आपकी बातें हमने उनके सामने रखी, आपने देखा। और कई सारे ऐसे सवाल हैं जो ये कह रहे हैं कि नवल जी शायद अतिथि अनुदेशकों वाला मामला समझ नहीं पाए, लेकिन वो समझ गए हैं, वो समझदार व्यक्ति हैं। वो अब इस कार्यक्रम को वो दोबारा भी समझेंगे, दोबारा भी देखेंगे तो स्पष्ट तौर पे बहुत कम, मैं, हो सकता है कि हम और आप उनकी कई सारी बातों से इत्तेफाक नहीं रखते हों, लेकिन स्पष्टवादिता के लिए उनका साधुवाद करना तो बनता है, क्योंकि बहुत साफ तरीके से उन्होंने ये बातें कही हैं और इसके लिए उनको तो साधुवाद दिया ही जाना चाहिए। शुक्रिया दोस्तों, काफी लंबी चौड़ी बातचीत हो गई आज, 1 घंटे 38 मिनट। शुक्रिया, शुभ रात्रि। कल शनिवार है, परसों रविवार है, ये अगले 2 दिन हम अपने इस कार्यक्रम के साथ नहीं होंगे। कल शनिवार को शाम में 5 बजे, शनिवार को कल शाम में 5 बजे आपके लिए एक खास कार्यक्रम रहेगा। और खास कार्यक्रम है, उस कार्यक्रम की मैं आपको एक झलक आपको दिखाता हूं। ये कार्यक्रम आप कल शाम में 5 बजे यूट्यूब पे, फेसबुक पे, वेब रेडियो पे आप सुन पाएंगे। ये कार्यक्रम है शहर और शख्सियत। ये कार्यक्रम जिसमें राजेंद्र गुप्ता एक रंगमंच के अभिनेता हैं, आप सब लोग, हम सब लोग जानते हैं इनको, अलग अलग फोरम पे हमने सुना है, देखा है इनको। राजेंद्र गुप्ता होंगे, इनके साथ चर्चा करेंगे। अर्पण कुमार कवि कथाकार हैं, इनके साथ बातचीत करेंगे राजेंद्र कुमार के साथ, कल 15 अगस्त को शाम में 5 बजे वेब रेडियो पर। तो कल इनके साथ बातचीत होगी और रविवार के लिए कुछ होगा तो हम सूचित करेंगे सोशल मीडिया के जरिए। सोमवार की शाम 8 बजे हम फिर मुलाकात करेंगे। और अभी शिक्षा हमारा केंद्र बिंदु रहेगा, क्योंकि शिक्षा, हमारा मानना है कि शिक्षा के जरिए ही रोजगार पैदा हो सकता है, पलायन रुक सकता है।
शुभ रात्रि, शब ख़ैर, गुड नाइट। मिलते हैं फिर सोमवार।